Hello, my dear students. You are most welcome my YouTube channel Always New 142 पर। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। एक प्यारी प्यारी थंबनेल आप पीछे देख रहे हैं। थंबनेल में बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां भी लगी हुई है। आपने समझा होगा कि क्रांति किसके कारण हुई थी। तो यही हमारे जो निमोची भाई थे जिनका नाम था लुई 16वां, और उनकी पत्नी जो ये प्यारी प्यारी गुड़िया है जिनका नाम है मेरी एत्यानोत, इन्हीं के कारण हुई थी। घटना क्या थी कि 20 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे और निरंकुशता के हद को पार कर दिए थे। उस समय राजा पर अंकुश लगाने वाली जो जनरल स्टेटस की बैठक होती थी, काफी लंबे समय से उसकी बैठक नहीं हुई थी। अब राजा इस बार बैठक के लिए बुलाते हैं और बुलाने के कारण क्या होता है कि क्रांति भड़क जाती है। इसके पीछे के कई कारण थे। वहां की हेलो, बेंच को पीछे करिए, बेंच को पीछे करिए ना, बेंच को। राजा की निरंकुशता सबसे मेन कारण था और सामाजिक बनावट एक अलग थी। कुलीन और पादरियों को बहुत अधिकार था, लेकिन अन्य जो जनसाधारण लोग थे उनका कोई अधिकार था ही नहीं। परिणाम तो वहां के जनता में लगा कि भाई हम लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, और कुछ बौद्धिक लोग आए, लोगों को समझाए कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। परिणाम था वहां 1789 में एक क्रांति होती है। उसके बाद आम जनता मिलकर के कुछ दिन शासन चलाते हैं। फिर 1804 में नेपोलियन आते हैं, नेपोलियन शासन स्थापित करते हैं, और 1815 में नेपोलियन की भी मृत्यु हो जाती है। इन सारे चीज़ों को हमने विस्तार से चर्चा किया था। अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो 1 और वीडियो 2 अगर नहीं देखे हैं, तब पहले उसको देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। कि जब पार्ट 1 नहीं देखिएगा तब पार्ट 2 क्या समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 1 पहले समझिए, फिर पार्ट 2 समझिए, तब विस्तार से पूरा एकदम कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलते ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के वीडियो को देखते हैं। कि अगर आप देख लिए हैं, जो बच्चे देख लिए हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा। तो तनिका सा पहले हो जाए मोटिवेशनल, तब आगे चलेंगे हम लोग। सुनिएगा क्या कहते हैं। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू। देखिए, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद है जान भर सकता है तू। एक मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, है ना। हेलो, क्लोज 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 करिए, इसको बंद करो। कहते हैं बचपन में सारे बच्चे ऐसे ही खेलते धूपते नजर आते हैं, और उन्हीं में कुछ हौसले वाले बच्चे ना आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप में भी कुछ होंगे ऐसे। पिछले साल देखा आपने, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे डिपार्ट में निकाले हैं, हमें खुशी हुई थी। आप लोग भी कोई निकालिए और हमें खुशी होगी। जब आइएगा वर्दी लेकर के, कोई बच्चे और डिग्री लेकर के आएंगे तो हमें काफ़ी खुशी होती है। क्या, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा अपने परिचय पात्र की तरफ। देखिए बाजी, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप, माने फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसका क्या रूपरेखा था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। मध्यम वर्ग वही वकील, शिक्षक, चिकित्सक, ये सारे लोग, जिसने तत्कालीन सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, जिससे वहां सत्ता बदल गया। और जैकोबियन दल भी मध्यम वर्गीय था, इसलिए इसी ने ही निम्न वर्ग को अधिकार दिलाया। क्योंकि मिल मजदूरों पर जो पाबंदी थी उसे हटाया, और क्रांति मध्यम वर्गीय कहलाती थी। देखिए, ये जो जैकोबी पहले तो बनाया था कौन, राष्ट्रीय सभा। ये मध्यम वर्गीय क्या बनाया, राष्ट्रीय सभा। और ये लोग पहले वो संविधान बनाया, कहा हम लोग मिल के एक ऐसी संविधान बनाएंगे कि राजा के जो अधिकार हैं, राजा का जो निरंकुशता है
उस पर अंकुश लगाने वाला संविधान बनाएंगे। तो सब लोग मिलके बनाए भी, लेकिन क्या होता है कि 1791 में कुछ युद्ध हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और ये राष्ट्रीय सभा पर ना किसका अधिकार हो जाता है? ऊंचे वर्गों का, कुलीन वर्गों का अधिकार हो जाता है। तो कुलीन वर्ग का जब अधिकार हो जाता है तब फिर से ये जो मध्यम वर्गीय लोग थे ये एक अलगे फिर से दल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जैकोबियन दल। और ये मिल करके फिर से समझिए तो राजा पर एक अंकुश लगाते हैं और राजा को गिलोटिन पर चढ़ा के फांसी ये दे देते हैं कि यही राजा के कारण फिर से लड़ाई हुई है, ना राजा रहेगा और ना बात कोनो बिगड़ेगी, इसीलिए राजा को फांसी की सजा दे दी जाती है। क्लियर है? तो जैकोबियन दल निम्न वर्ग थे। फिर पूरा शासन किसके अंदर आ गया? जैकोबियन दल के अंदर आ गया। वहां पर जो मजदूरों पर जो पाबंदियां लगी हुई थी, तो वो मजदूर तो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं, तो वो तो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। तो ये मध्यम वर्गीय लोग जो थे, जो शिक्षक चिकित्सक जो थे, इसका जो समूह था, ये लोगों में एक प्रेम भावना थी, इसलिए सोचा कि मध्यम वर्गीय हम लोग हैं, लेकिन ये निम्न वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को भी अधिकार मिलना। इसको अधिकार दिलाने में जैकोबियन दल यानी मध्यम वर्गीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान। चलिए, राजा को फांसी हुई, सब लोगों को अब बराबर अधिकार मिला। अब फ्रांस में जब क्रांति हो ही गई है, राजा जब हट ही गए हैं, उसका परिणाम तो कुछ तो हुआ होगा। भाई लड़ाई हुई क्यों? क्या ऐसा था जिसके कारण लड़ाई हुई? तो वो लड़ाई हुई कारण के कारण, तो उसका फिर परिणाम तो हुआ होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा। तो पहली फायदा सुनना, सामंती व्यवस्था का अंत। जो सामंती व्यवस्था थी ना, उसका समाप्ति हो गया। मतलब क्या? पहले फ्रांस में जितनी जमीन थी या तक कुलीन के हाथ में था, नहीं तब पादरी के हाथ में था, है ना? तब कुलीन और पादरी के जमीन को छीन लिया गया, ठीक है, और वो गरीबों में बांट दिया गया। अब एकरे पास 500 बीघा जमीन, अभी खेती कम करती है, 100 परतीय रहता है, तो उत्पादन अच्छा हुआ, तो इसका जमीन दे देंगे, इसको 5 बीघा दे देंगे, सब 495 खींच लेंगे हम लोग, और गरीब में दे देंगे 5 बीघा उसको, 2 बीघा उसको, 8 बीघा उसको, 7 बीघा उसको। नहीं, तो सबको तनका तनका रहेगा तो सब ना खेती करेगा जी अच्छा से। तो वहां जो है सामंती व्यवस्था जो थी, ये व्यवस्था, इसको सबसे पहले अंत कर दिया गया। जैकोबियन दल वाला नियम बनाया कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो जब्त कर लिया जाएगा। वही हुआ, सब जब्त कर लिया गया। अब आगे चलेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो किसान राजा के उस सामंत के अंदर में खेती कर रहा था, जैसे मान लीजिए हम किसान थे आ कोनो सामंत के यहाँ हम रह रहे थे, तो हमको 5 बीघा जमीन मिलल था, खेती करते तो टैक्स हम उसको देते थे, नहीं। जैकोबियन दल आया तो कहा कि जो जितना जमीन जोत रहा है सब जमीनों कर हुआ, नियम हो गया, सब पर्चा कटा लो, अपने नाम से रसीद कटवा लो, हैं। तो हम 5 बीघा का रसीद कटवा लिए, तो हमारा तो मुफ्ते में ना हो गया 5 बीघा, हमको तो राहत मिला, अब तो हमको टैक्स देना नहीं है। तो किसान लोगों को बहुत फायदा हुआ इससे। पहली व्यवस्था कौन? सामंती व्यवस्था से अंत से। दूसरा, देश को क्या फायदा हुआ? तो किसान को फायदा हुआ। देश को क्या फायदा हुआ? तो देश का हुआ कि सब किसान मन से खेती न करने लगा। अपन जमीन रहेगा तो मन से न खेती करेंगे जी, तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उत्पादन बढ़ेगा तो हमर बढ़ेगा, तो गांव का बढ़ा तो जिला बढ़ा तो देश बढ़ा, नहीं बढ़ा? यानी पूरे देश में उत्पादन बढ़ गया फ्रांस में। अरे वाह, कुछ दिन में तो फ्रांस बहुत बड़ा धनी हो गया। अब आगे चलिए, राजतंत्र की समाप्ति। अभी तक नियम था, राजा का बेटा लूल हो, चाहे नांगर हो, चाहे कैसनो हो, नहीं अत्याचारी हो कैसनो हो, लेकिन राजा का बेटा राजा बनेगा, राजतंत्र इसको कहते हैं। लेकिन अब नियम लगा कि नहीं, अब लगेगा लोकतंत्र, गणतंत्र। तब फ्रांस की क्रांति के बाद राजतंत्र खत्म, गणतंत्र की स्थापना शुरू। तो एगो व्यवस्था फायदा ही हुआ। तो उसमें देखिए, उसमें क्या होता था कि कुलीने आ पादरीय नौकरी करेगा, जनसाधारण नौकरी नहीं करेगा। हम खूब पढ़ लिए हैं, हम योग्य हैं, हमारा शरीर भी बलिष्ठ है, हम सैनिक में भाग लेने योग्य हैं, योग्यता मेरे पास है, लेकिन हम जात के हैं जनसाधारण, तो हमारा नौकरी नहीं होगा। आ कुलीन का बेटा हमरा से कोरिया है, उसको 4 पटका हम मारेंगे एक बार में, लेकिन
वो बनेगा मंत्री, पहले के नियम है राजा के नियम। अब हो गया जनतांत्रिक, तो ये सब नियम खत्म, सब लोग को बराबर का अधिकार मिला। ठीक है, चलिए अब प्रशासनिक एक रूपता, देखिए सुनिए ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो अब वहां पर नियम लगा कि माप तौल का नियम जो है वो बनाया गया, बटखारा लाया गया, जमीन के माप तौल की गई है ना। पहले हुंडे होता था, डेगे से माप के जमीन दे दो, नहीं अब हो गया तौलने वाला चीज नहीं तौलाता है। पहले के जमाने में माप तौल होती थी, जैसे पहले के जमाने में माप तौल नहीं होती थी, छिट्टे से मापा जाता था, है ना, जमीन नापा जाता था डंडे से। अब उसमें माप तौल का एक इकाई बन गया है और उसके हिसाब से लोग मापता है करी जरी करी से। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग क्या कर दिए, प्रशासनिक एकरूपता वहां आई, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जैसे देखिए अभी अपने यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लोग उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन सब लोग नहीं ध्यान देते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उतना ध्यान लोग नहीं देते हैं, लेकिन मुखिया का चुनाव होता है तो सब ध्यान देता है, नहीं देता है। कौन मुखिया बनेगा रे, किसको वोट देना है, पूरा लोग ध्यान देते हैं ना। तो अपना कोचिंग में तो मुखिया ही है, ओकरे रखेंगे सब दिन मुखिया बना के। चलिए इस कह रहे कि सर जी गाँव के ना हमारा मुखिया बनावा तो ना घोटोलो करे में ठीक रहते, नाला के पैसा आते सब खाइए जाबे। आइए किताब की ओर सुनिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या हुआ, राजनीतिक चेतना आई, माने सब लोग ना अब राजनीतिक में ध्यान देना शुरू कर दिए, क्योंकि सबको अधिकार मिला, कोई राजनीतिक में भाग ले सकते हैं तो सब ना भाग लेगा। जैसे हमको भी है मुख्यमंत्री बनने का अधिकार, आपको भी है, उसको भी है, तो सब ना ध्यान देगा। अब पहले तो जिसको था वही करता, हम लोगों को जरूरत नहीं था, हम लोगों को भाग ले ही नहीं सकते थे, ना वोट डाल सकते थे ना भाग ले सकते थे। अब तो सब वोट डाल सकता है, सब देख सकता है, तो इसीलिए राजनीतिक चेतना का विकास। चले बजे तो राष्ट्रीयता भावना का उदय हुआ कि सब लोगों को अब देश के प्रति प्रेम की भावना जाग गई। देखिए पहले राजा होता था तो राजे ना देखेगा, हमको क्या जरूरत है, राजा हमको वैल्यू देता है जो हम उसको देंगे, तो हमारा देश से क्या मतलब है। कोई आता विदेशी वाला और आक्रमण करके खत्म कर देता था तो हमको कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो है हम लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जगी है, राष्ट्रीय भावना जगी है, देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत हुई। जैसे देखो जब अपने देश पर अंग्रेज का शासन हुआ, झांसी की रानी जब थी, तो झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने आक्रमण जब किया था तो उस समय एक महाराष्ट्र के पंडित थे जिनका नाम था बाल कृष्ण भट्ट, वो वहां पर गए हुए थे और उन्होंने एक किताब लिखा था, नहीं बाल कृष्ण भट्ट नहीं था, उनका नाम था गोडसे ना थी, कोई कुछ गोडसे नाम था, ध्यान में नहीं है नाम। तो वो उस समय थे और उन्होंने वहां पर देखा था कि कैसे कैसे अंग्रेजवा वहां पर शासन कर लिया, तो उसने एक किताब लिखा जिसका नाम रखा आंखों देखा गदर। तो उस किताब में वर्णन है कि झांसी की पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो केवल वहां के सैनिक और राजा लड़े थे, आम जनता नहीं लड़ा था। शहर में बम फूट रहे थे, आम जनता को कोई मतलब नहीं था। अगर सोचिए अगर आम जनता के मन में उस समय प्रेम होता झांसी के प्रति तो सब आम जनता अंग्रेजवा पर भिड़ जाता, नहीं भिड़ जाता, तो हमारी बल क्या हो जाती, बढ़ जाती, अंग्रेजवा कमजोर हो जाता, नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि उस समय लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं था। फ्रांस में भी वही कहानी थी, क्योंकि राजा तो कुलीन और पादरी को अधिकार दिए हुए था, जनसाधारण को कोई अधिकार था, तो जनसाधारण को देश के प्रति कोई प्रेम नहीं। लेकिन जब अब नियम बना है जनतांत्रिक, लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का अधिकार, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो अब लोगों में क्या है, राष्ट्रीय भावना जगना। चलिए बाजी, तो राष्ट्रीय भावना जग गई। अब धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए उस समय ना लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था। पहले वहां पर देखिए फ्रांस के पूर्व वहां पर रोमन कैथोलिक चर्च का बड़ा महत्व था, यानी चर्च वाला जो है ना बड़ा व्यापक था। लेकिन अब जो है ना सबको धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, जिनको जो धर्म है अपनाओ। जैसे इंडिया में क्या है, जिसको जो धर्म है अपनाइए। क्या अब मान लीजिए जैसे क्या नाम है हमारी अल्बीना,
अभी तो ये बच्चा है तो इसका अभी चलेगा, ये बड़ी हो जाएगी जब, तो इसका फिर अपना मन होगा कि नहीं हम हिंदू धर्म में चल जाए, या हमारा इस्लाम अच्छा नहीं है तो हिंदू बन जाएगी। इसको मन होगा कि नहीं हम ईसाई बन जाए तो ईसाई बन जाएगी, बौद्ध बन जाएगी, जैन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। जैसे हमारा मन है, देखिए हिंदू धर्म अच्छा धर्म नहीं है तो हम सोचते हैं कि बौद्ध हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लेंगे। जैसे भीमराव अम्बेडकर क्या किए हमारे देश में, बौद्ध स्वीकार कर लिए ना, बहुत सारे लोगों को बौद्ध बना दिए। तो इस तरह से हमारे देश में जैसे धर्मनिरपेक्षता है कि जो लोग जैसा मन चाहे वैसा धर्म अपना सकता है, तो फ्रांस में क्रांति के बाद भी धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया और कहा गया जिस धर्म के जो लोग हैं आप मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता है। चलिए, इसके अलावा और सारे फायदे हुए। समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का मतलब हुआ कि समाज के जितने वर्ग के लोग हैं सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। पहले होता था कि जो पूंजीपति लोग हैं, फैक्ट्री वाला है, पैसा वाला है, ओकरा ज्यादा अधिकार, और गरीब को कोई अधिकार नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास 50 को फैक्ट्री है, सब हमारा लेबर है, इससे सुबह 6 बजे बुला लेते हैं काम के लिए, रात के 8 बजे तक काम कराते हैं, वेतन कम देते हैं। अगर फैक्ट्री में कुछ हो जाए तो कोई हमारी रबेदारी नहीं। लेकिन अब नियम बना कि नहीं भाई, समाजवाद है, काम कराने के घंटे निश्चित किए गए, मजदूर से आप काम कराएंगे तो काम करने के घंटे निश्चित, वेतन इतना देना होगा, कोई गलती होगी तो उसको आपको सहायता करना होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से समाजवाद का उदय हुआ, यानी हर लोगों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया समाज में कि सब लोग एक तरह से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। शैक्षणिक व्यवस्था का परिवर्तन का मतलब हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था पर किसका अधिकार था पहले, चर्च का। चर्च वाला किसका शिक्षा देता था, धर्म का। लेकिन कहा गया नहीं, अब चर्च वाला शिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये पंडित मौलाना से काम, अब ज्ञान विज्ञान का जमाना आया है तो पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान वाला हो जाए। मान लीजिए अपने स्कूल में चल जाइए या रोज धार्मिक पढ़ाई हो, कैसे पूजा करना है, कैसे भगवान जी को मनाना है, नहीं इन लोगों को रोज चल जाए कैसे तजिया मनाना है, कैसे ईद मनाना है, तो इससे देश हमारा विकास करेगा। पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी में चल गया है, अब आ गया टेक्नोलॉजी भी नहीं, टेक्नोलॉजी हम लोग रह जाएंगे धार्मिक में तो जीतेंगे हो दुनिया से। तो इसीलिए वहां पर भी ना क्या किया गया, कहा गया कि ना इस चर्च वाला पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, किससे चलेगा, ज्ञान विज्ञान से। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान। मीटर प्रणाली का विकास किया गया, अब नाप तौल मीटर से होने लगी। वाणिज्य व्यापार का विकास, खूब वाणिज्य व्यापार का मतलब हुआ कि पहले जो वहां नियम था कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाइए तो टैक्स नहीं, लाइसेंस लीजिए तब होगा। अब ये व्यवस्था नहीं, कहीं से कहीं जा सकते हैं, लाइट बंद करो, कहीं से कहीं आप जा सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ वाणिज्य व्यापार, व्यापारियों को छूट दिया गया, व्यापारियों को छूट दिया गया, इसके नए नए उद्योग खोले गए, है ना। तो इस तरह से सड़क बनाया गया, यातायात की सुविधा बनाई गई, पूरा फ्रांस में ना समझिए व्यापार खूब बढ़ गया। कुछ ही दिनों में ना बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जो हाँ प्रतिबंध सब था अब हटा लिया। नेपोलियन ने कानून व्यवस्था लगाया, ठीक है, नेपोलियन जो लगाया था, नेपोलियन संहिता 1804 में, उनमें पूरे कानून लिखा हुआ था, ये संविधान वहां लागू किया गया, सब लोग खुशहाल हुआ। साथ ही साथ एक नया कैलेंडर भी शुरू किया गया। उसके बाद 22 सितंबर 1792 के बाद एक नई कैलेंडर हुआ जिसमें 12 महीने थे। चलिए, अब क्रांति का प्रभाव अन्य लोगों पर क्या पड़ा, सुनिएगा, देखिए लाइन आ गया तो चालू कीजिए। इस क्रांति पर कई दूरगामी प्रभाव पड़े। 1789 में क्रांति जनजीवन और उसके रोजाना की जिंदगी पर प्रभाव पड़ा। देखिए 1789 की क्रांति हुई ना, आम जनता पर खूब प्रभाव पड़ा। माने लोग गरीब था, खाने के लिए तब भोजन नहीं मिल रहा था। अब क्रांति के बाद व्यापार बढ़ा, उद्योग बढ़ा, मजदूर को वेतन अच्छा मिलने लगा। अब बताइए, सुनिए, अब आपको वेतन अच्छा मिलने लगे तो क्या होगा, मन खुश होगा, पैसा आएगा तब फिर सुख सुविधा की सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अब पैसा नहीं है तो कैसनो कमीज से काम चलेगा, पुरान के साइकिल से काम चलेगा। अगर पैसा आने लगेगा तो यहाँ पर, वहां फ्रांस में भी वही हुआ। अभी तक लोग गरीब थे, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, व्यापार पर प्रतिबंध हटा, व्यापार बढ़ा,
उद्योग लगा, नया नया उद्योग खुला, लोग काम करने गए, वेतन सबका बढ़ गया, सब लोग खुशहाल। और जब खुशहाल हुआ तो सब लोगों के नए नए गाड़ी, नए नए मकान, सब कुछ अच्छा अच्छा, एकदम सुंदर सुंदर, है कि नहीं है? देखिए वो लड़का कह रहा है कि सुंदर सुंदर और कुछ मिला है कि सर जी? कहाँ ध्यान है? तो हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, जफरा का बहुत ध्यान रहता है अलग बल्लग। क्रांति का दासों पर प्रभाव, वहां जो दास प्रथा थी ना, वो दास प्रथा को हटा दिया गया। दास प्रथा समझते थे ना? जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास जमीन है, तो अब इसको हम 5 कट्ठा जमीन दे दिए हैं, ये हमारा दास हो गया, नौकर। अब सारा दिन सुबह से आकर के हमारे यहाँ ड्यूटी करेगा, एक दूसरे जगह खेती काम नहीं करेगी, अब हमारे यहाँ काम करेगी, वो हमारा दास होता था। ठीक है ना? हमारा जो मन होगा इसको खाना देंगे, भूसा चोकर तोकर जो भी होगा दे देंगे खाने के लिए। तो ये सब व्यवस्था थी। अब अब देखिए, अब ना वहां पर ये सब व्यवस्था क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले यहाँ अपने यहाँ भी था, अपने देश में भी था दास प्रथा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब खत्म हुआ। अब क्रांति में महिलाओं की भागीदारी थी। देखो वो क्रांति जब हुआ था तब महिला भी भाग ली थी, महिला थोड़ी पीछे रहती है। अभी अपने देश में महिला पीछे है भाई ना, महिलाएं भी आगे है एकदम। देखिएगा एकदम फुल पैंट शर्ट जूता मोजा पहन लेती है, आ बंदूक कंधा में टांग लेती है, अब पहुंच जाती है कहाँ, बॉर्डर पर, अब धरा देती है गोली। अभी हुआ ना, कौन कौन हुआ था अभी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना कुछ दिन पहले, मोदी जी चलाए थे, सिंदूर सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। उसमें एक महिला थी ना, क्या नाम था उसका, नहीं नहीं राजिया नहीं थी, एक मुस्लिम लड़की थी ना, उसका क्या नाम था, हाँ सूफिया कुरैशी। तो वो कितना मतलब क्या करती, गई या पाकिस्तान को धरा दी, नहीं धरा दी। तो महिला थोड़ी पीछे रहती है। फ्रांस में भी महिला कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी क्रांति में भाग ली। और जब क्रांति हो गई तब महिला कही, ए भाई तोरे यार के दिखाई दिखाई के मुँह छो, हमरा ना मुँह छो, बराबर अधिकार हमरो लाब, हमहू वोट डालबो, हमहू कानून में भाग लेबो। सब महिला को भी बराबर अधिकार मिला। अब महिला चुनाव में भाग लेती है, अब महिला वोट डालने जाती है, अब महिला स्कूल जाती है। पहले अपने यहाँ महिला स्कूल नहीं जाती थी, वहां भी महिला स्कूल नहीं जाती थी। लोग समझता था कि पर्दा का चीज है, इसको छिपा के रखना चाहिए, नजर गुजर लग जाएगी। अब तो सब कुछ ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से महिला कहीं जाती है, कहीं आती है, अकेले जाती है, दिल्ली पंजाब होके चली जाती है अकेले महिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, अपने गांव की बहुत सारी लड़कियां पढ़ने के लिए एक समस्तीपुर गई, मुजफ्फरपुर, पटना जाती है पढ़ने के लिए, अकेले रहती है कि नहीं रहती है वहां जी, हैं? तो वही ना हुआ अकेले रहना। कोई दिल्ली में पढ़ रही है, कहीं कहीं पढ़ रही है, पढ़ के अपना 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 कोई डॉक्टरी कर रही है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, पढ़ रही है। भले हमारे गांव से, आपके टोले से नहीं गया अलग बात है, हमारे गांव से जाते हैं। अपने यहाँ एक लड़की पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, तो वो कुछ दिन पहले गई थी वहाँ, कोटा गई थी मेडिकल करने के लिए। कोटा से मैट्रिक पास करके अपने यहाँ से, इसके बाद कुछ दिन पढ़ी, कोटा गई, तो उसका तबीयत खराब हो गया, वहाँ पर अकेले रहती थी। तो जब आई तो हमने पूछा जी क्या दिक्कत था, तो बोला कि सर ना देखिए ऐसा हुआ ना कि वहाँ पर हमारा तबीयत बहुत खराब हो गया था, इसीलिए वहाँ पर थे नहीं। मम्मी पापा के एक बेटी है, बेटा भी नहीं है उनके पास, मैंने एगो सिंगल बेटी ही है। तो थोड़ा सा परिवार में होता है कि भाई एगो तो ही है, वो गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत, वो भी अकेले वहाँ से। तो गार्जियन नहीं होता, मम्मी का थोड़ा सा माया हो जाता है, वो बुला ली उसको, बुला ली, फिर ठीक ठाक हुई, इलाज उलाज हुआ। तो फिर हमारे यहाँ आती थी, अभी भी आती है कभी कभी दुकान पर। तो हम उसको कहे जे जाके पढ़ो, नहीं हुआ तो पटने चली जाओ, पटने पढ़ो। तो कुछ दिन पटना पर ही है, फिर उसका तबीयत ना पता नहीं क्या हो जाता है, खराब हो जाती है, तो फिर घर पर ही है, अभी घर पर ही रहती है। तो कहने का अर्थ है कि देखिए जा रही है कि नहीं जा रही है, अपने गाँव से जा रही है बहुत सारे। चलिए, फ्रांस की क्रांति, अन्य देशों पर प्रभाव। अब देखिए फ्रांस की क्रांति जब हुआ तो फ्रांस पर तो प्रभाव हो भी किया, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, नहीं वहां पर राजशाही जो तंत्र था वो समाप्त हुआ, नहीं धार्मिक स्वतंत्रता आई, शिक्षा में सुधार हुआ, ये तो फ्रांस में हुआ। फिर अपने देश में क्या हुआ, अन्य देशों में क्या हुआ देख लो। तो अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जैसे फ्रांस के अलावे जो अन्य देश थे, इंग्लैंड थे, जर्मनी था, बगल में ऑस्ट्रिया थी, उन सारे देशों में क्रांति शुरू हो गया। कहा रे भाई फ्रांस में राजा को हटा के गणतंत्र हुआ, देखो ना कुछ दिन में वो अमीर हो गया, हम लोग तो गरीबे हैं अभी तक, तो हमरो हटाना चाहिए। सब जगह क्रांति शुरू, किसके लिए, सामंती व्यवस्था और राजतंत्र को खत्म करने के लिए, कि ना हमारे देश में भी अब क्या होगा, गणतंत्र होगा। ठीक है, अब चलिए, अब भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा समझिएगा।
तब भारत में जब वहां फ्रांस में क्रांति हुई, राजा को हटा करके नई राजा बना। उस समय अपने देश में मैसूर के थे टीपू सुल्तान। मैसूर के कौन थे? टीपू सुल्तान। उनको ने एक प्रेरणा लगा मन में कि जब उस देश की जनता राजा को हरा सकता है, हमारे यहाँ तो दूसरे देश के राजा है अंग्रेज, वाह, हम काहे नहीं हराएंगे। वो टीपू सुल्तान जोरदार मुकाबला किया, भले हार गए लेकिन 3 युद्ध लड़े थे। मैसूर युद्ध का है के नाम से जानते हैं, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आगे। तो उसके बाद क्या हुआ, और सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ ना क्या कर दिया, आंदोलन तेज कर दिया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो फ्रांस में क्रांति हुई लेकिन प्रभाव उसका कहां पड़ा, हमारे देश में भी पड़ा। कोई दिक्कत? तो आप पढ़े टोटल अभी तक फ्रांस की क्रांति का प्रभाव नहीं पढ़े, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।